आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार की होती हैं और मेरे भाई यहाँ से हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम में इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखेंगे और उसके हम उत्तर को मेरे भाई एक बेहतरीन तरीके से लिख के आएंगे ताकि हमें एक पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, देखिए हम अपनी क्लास मेरे भाई वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हम अपनी पिछली क्लास को रोके हुए थे और ये मेरे भाई हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम कक्षा 10वीं विज्ञान के मेरे भाई हम विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मेरे भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ अभी तक मेरे भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया है, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया है, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया है, अभिकारक उत्पाद और उसके बाद उत्प्रेरक के बारे में हमने पढ़ लिया है, रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना ये भी हमने पढ़ लिया है। और आज मेरे भाई हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई यही पोर्शन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं होती है और उनकी परिभाषा और उनके अभिक्रिया कैसी होती है वो हमें लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए एक्चुअली मेरे भाई हम लोग के संग होता क्या है कि हम नए नए अभिक्रिया को एक एक करके पढ़ते जाते हैं। हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, इतने प्रकार की अभिक्रिया आती रहती है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम एक प्रकार से मेरे भाई एक अभिक्रिया के हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। जितनी भी अभिक्रिया हमें इस चैप्टर में पढ़नी है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके मेरे भाई एक एक अभिक्रिया की परिभाषा और उसके रसायन उसके एक एक एग्जाम्पल को हम लिखते चलेंगे और वही तरीके से मेरे भाई हम याद करके अपने एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए हमारा मकसद है पेपर को पास करना और बेहतरीन नंबर लेके आना। ठीक है, चलिए देखिए तो हम मेरे भाई पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया कुल कितने प्रकार की होती है। तो पहले ये सीखिए मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे। ठीक है, किस फॉर्मेट में होती है। देखिए ये मैंने क्या लिखा है मेरे भाई, ए लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में एक तीर बना होता है और इधर बी लिखा गया होता है। सेम इसी तरह से मेरे भाई हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मेरे भाई आप अपने बुक में देखना, एक बीच में तीर बनी होती है, तीर के उस तरफ भी कुछ लिखा गया होता है, तीर के इस तरफ भी कुछ लिखा गया होता है। इसी तरीके से हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जो मेरे भाई तीर के इस तरफ होता है इसको हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, जो हमारे तीर के बाएं तरफ होता है इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो तीर के दाएं तरफ होता है मेरे भाई इसको हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और तीर के ऊपर भी कुछ लिखा गया होता है, जो कुछ लिखा होता है मेरे भाई उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ये उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये तीन चीज मेरे भाई आप लोग बस ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई ए को आप क्या मानते हो, तो मेरे भाई ये ए है ना, ये तत्व भी हो सकता है, ये यौगिक भी हो सकता है। ये दो कंसेप्ट मेरे भाई बस आप ध्यान रखना, मैं आपकी सारी ट्रिक यहीं पे बस लिखवा दूंगा हर एक चीज की। ठीक है, चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इस प्रकार में मेरे भाई सबसे पहला प्रकार है, हमारा सबसे प्यारा प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया हमसे ये कहता है, ठीक है, इसकी ट्रिक मेरे भाई ध्यान से देखना। कहता है कि हमारे पास एक तत्व है यौगिक ए हो गया, एक तत्व और यौगिक बी हो गया, दोनों को मिला के हम बन गए ए बी बन गए। हमारे पास एक तत्व है यौगिक ए है, एक बी है, दोनों को मिलाने से संयोग करने से क्या बन गया मेरे भाई, ए बी बन गया। ऐसी अभिक्रिया मेरे भाई कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए दूसरा, देखिए दूसरे नंबर पे आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या इसी को कहते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई यौगिक ए बी है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा यौगिक कोई ए बी है, ये टूट गया, ए और बी में मेरे भाई क्या हो गया, टूट गया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में जुड़ के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और जब कोई पदार्थ टूट के अलग अलग पदार्थों में या तत्वों में टूटकर अलग अलग हो जाता है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सबके परिभाषा और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, बस आप मेरे संग पहले इस चार्ट को पहले समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला लिखना उष्मी वियोजन। ठीक है, पहला है उष्मी वियोजन। ठीक है, दूसरा है
प्रकाश अपघटन, वियोजन भी कह सकते हैं, अपघटन भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रकाश अपघटन। और तीसरा मेरे भाई लिखना, तीसरी होती है प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है। देखिए ये वाला जो ट्रिक है हम तीनों में लिख देते हैं, एक बार ध्यान से समझे ना, ये वाली जो ट्रिक है हम तीनों में लिख देते हैं। ए बी, ए प्लस बी में टूट गया, ए बी ए प्लस बी में टूट गया, ए बी ए प्लस बी में टूट गया, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से समझना, जब मेरे भाई वियोजन करने के लिए, जब किसी पदार्थ का वियोजन करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जब किसी पदार्थ का वियोजन करने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। जब किसी वियोजन अभिक्रिया को, जब किसी पदार्थ का वियोजन करने के लिए विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है तो उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट मेरे भाई एकदम आसान है, ठीक है। जब किसी यौगिक का वियोजन करने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। उष्मा को मेरे भाई हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, उष्मा को मेरे भाई हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब किसी पदार्थ का वियोजन करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई हमारा यौगिक है और इसके अपघटन के लिए मेरे भाई यदि हमें सूर्य की प्रकाश की यदि जरूरत पड़े तो इसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसकी प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी यौगिक को वियोजित करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा, यहां पे क्या चाहिए मेरे भाई, विद्युत धारा, ठीक है। अगला देखिए मेरे भाई, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा देखिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला देखिए एकल विस्थापन, एकल विस्थापन। मैं आपको पूरा चार्ट बनवा रहा हूं, ठीक है। जब आप एक बार ये चार्ट समझ जाओगे ना तो फिर हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करके हम एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एकल विस्थापन, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन, ठीक है। एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। जब एक बार विस्थापित हो उसे एकल विस्थापन कहते हैं, जब दोनों मेरे भाई बदली बदला कर ले उसे द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। विस्थापन का मतलब होता है बदली बदला, चेंज द पोजीशन, ठीक है। देखिए एकल विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे ये ए बी है, यदि हम सी से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये ए के संग मेरे भाई सी यहां पे जुड़ जाएगा, बी अलग हो जाएगा, जैसे ये ए सी प्लस बी हो जाएगा। अरे यस या नो, ए के संग क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी आ जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये एकल विस्थापन हो गया, ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होगा, ए बी सी डी अदली बदला कर लेंगे, इसका वाला इसके संग मिल जाएगा, इसका वाला इसके संग मिल जाएगा, मतलब ए वाला सी के संग मिल जाएगा, बी वाला डी के संग मिल जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपका वो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कैसी होती है, ध्यान से सीखना। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, मिलके क्या बना दिए, ए बी बना दिए, ठीक है। प्लस देखो उष्मा छेपी का मतलब होता है कि उष्मा उत्सर्जित करना, ठीक है। तो मतलब इसमें प्लस क्या आएगी, इसमें उष्मा आएगी। देखो ऐसे चित्र बना लेना और ऐसे बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर बना देना, इसका मतलब उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है, ठीक है। उष्मा छेपी का मतलब होता है कि उष्मा का निकलना, और उष्मा शोषी का मतलब होता है कि उष्मा को सोखना। तो यहां पे लिख लो मेरे भाई 5 नंबर पे उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। देखिए मेरे भाई उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है कि उष्मा का सोखना, यानी कह सकते हैं ए प्लस बी मिलके क्या बना दिए, ए बी बना दिए, और इसमें उष्मा क्या हो गई, सोख लेंगे। यानी ऐसे मान लो ऐसे एक बना लेना और ऐसे तीर उल्टा बना देना, ठीक है। इसमें लिख देना उष्मा सोख लेगी,
ये मैं समझने के लिए ट्रिक बना रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए, पहले मैं देख लूं कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। देखिए आपसे एक चीज पूछा जाता है मेरे भाई, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, और एक आपसे पूछा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मेरे भाई जितना मैं आपको लिखवा दूंगा ना, आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा आपका कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। हाँ देख लो, अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है मेरे भाई, जैसे देखो अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, ऑक्सी है ऑक्सीजन है, ऑक्सी है ऑक्सीजन है, ऐसे याद कर लेना, ऑक्सी है ऑक्सीजन है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखिए कुछ अन्य अभिक्रिया होती है जो हमें पढ़नी होती है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। जैसे देखिए आपसे एक पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है मेरे भाई तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है मेरे भाई मंद अभिक्रिया, आपसे पूछा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, पहले यहां पे देख लो, यहां तक दिखाई दे रहा है मेरे भाई, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। अब देखो मेरे भाई मैं आपको मोटा मोटी यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन यदि दोनों हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये जो मैं आपको लिखवाया हूं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस चैप्टर की पूरी स्ट्रक्चर है कि कितने प्रकार के हमारे रासायनिक अभिक्रिया है और किस तरीके से मेरे भाई आपकी रासायनिक अभिक्रिया आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आपके दिमाग में मेरे भाई यदि एक बार ये कैलकुलेशन बैठ जाएगा ना कि किस तरीके से हमको अभिक्रिया पढ़नी है, तो यकीन मानिए मेरे भाई एक भी ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आपसे एग्जाम में छूट के आएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई एक बार इसको मोटा मोटी हम समझ लेते हैं। समझने के लिए मैं आपको किसी भी तरीके से इसको समझा सकता हूं, ठीक है। आप बस इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिक्रिया यदि संयोग कर ले मतलब जुड़ जाए, तो वो मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में मेरे भाई एक नया उत्पाद बन के तैयार होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को मेरे भाई योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, उष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत अपघटन। उष्मीय वियोजन हमसे ये कहता है कि यदि किसी यौगिक को तोड़ने के लिए यदि उष्मा की जरूरत होती है तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। यदि किसी यौगिक को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है तो उसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यदि किसी यौगिक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। देखो विस्थापन अभिक्रिया, जब भी विस्थापन आ जाए इसका मतलब समझ लेना कि वहां पे अदला बदली होगा, ठीक है। एक बार अदली बदला हो तो वह एकल विस्थापन, दोनों आपस में बदली बदला कर ले तो द्विविस्थापन, ठीक है। देखिए एकल विस्थापन का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि यदि सी आके ए के पास लग जाएगा और बी यदि छूट के अलग हो जाएगा तो ये एकल विस्थापन हुआ, एक ही विस्थापन हुआ। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे दोनों का दोनों विस्थापन हो जाए, यहाँ पे मेरे भाई दोनों का दोनों विस्थापन हो जाए तो मेरे भाई ये क्या होता है, द्विविस्थापन होता है, ठीक है। देखो उष्मा क्षेपी का मतलब होता है उष्मा का निकलना, यानी ए प्लस बी मिलकर ए बी बना दी और यहाँ पे उष्मा आपको मिलेगी। उष्मा शोषी का मतलब होता है ए प्लस बी मिलकर ए बी बनाएंगे लेकिन उष्मा इसमें खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये उष्मा सोख लेगी, ठीक है। जल का वाष्पीकरण उष्मा शोषी होती है। और जैसे हम लोग खड़िया चूना जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उसको भिगोते हैं तो बुलबुला देने लगता है, वो मेरे भाई उष्मा क्षेपी होती है, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया मेरे भाई हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और ऑक्सीजन का जुड़ना मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पे ऑक्सी है, यहाँ पे ऑक्सी है, अपचयन मेरे भाई हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई 5-6 अभिक्रिया ऐसी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। मेनली मेरे भाई हाईलाइट हम लोग इसको करके चलेंगे, ठीक है। देखिए
जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जब अभिक्रिया तीव्र होती है तो उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यदि मंद होती है, धीरे धीरे होती है, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तीव्र अभिक्रिया का मतलब हो गया कि पानी में नमक डाल दीजिए तुरंत घुल जाएगा, तो ये अभिक्रिया तीव्र हो गई। मंद का मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया होनी। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो मेरे भाई 5 ही मिनट में जंग लगता है? नहीं, उसको जंग लगने के लिए मेरे भाई 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 1 साल लगते हैं, ऐसे लगते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वो होती है किस तरीके से हमारे पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के परढरीन की उपस्थिति में, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब दोनों तरफ जो अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय, एक तरफ होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे भाई यही आपका कंसेप्ट है, यही तरीका है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग लगाइए मेरे भाई पहला हेडिंग आप लोग लगाइए संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग पहला हेडिंग लगाइए आप लोग संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सीखिए मेरे भाई कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, होती कैसे है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व और यौगिक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही नए उत्पाद का निर्माण करते हैं मेरे भाई, ऐसी अभिक्रिया हमेशा संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, और अक्सर करके मेरे भाई जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है वो गर्मी देती है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई इस पॉइंट को आप लोग मेरे साथ लिखिए संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये मैं ऐसे आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप इसको बोर्ड एग्जाम में भी लिख सको, ठीक है। लिखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, संयोग करके, संयोग का मतलब होता है हिंदी में जोड़, संयोग करके एक नए पदार्थ की निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ की निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के मेरे भाई गुण लिख दो, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के क्या लिख दो मेरे भाई, आप लोग गुण लिख दो, ठीक है। देखो, पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया में यह होता है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। कोई भी संयोजन अभिक्रिया होगी मेरे भाई उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होती है उष्माक्षेपी होती है, यानी अक्सर करके संयोजन अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। लिखना, संयोजन अभिक्रिया में अक्सर उष्माक्षेपी होती है। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया। संयोजन अभिक्रिया अक्सर उष्माक्षेपी, ठीक है, उष्माक्षेपी होती है, ठीक है। उष्माक्षेपी का मतलब यानी गर्म देती है, यानी गर्मी देती है, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया अक्सर उष्माक्षेपी होती है यानी गर्मी देती है, ठीक है। चलिए, और संयोजन अभिक्रिया हमारे अक्सर करके दैनिक जीवन में होती है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है। चलिए देखिए, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे भाई आप लोग सीखिएगा। हमारे घर में रंग पुताई होती है, घर में पेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट से जाते हैं, चुन्ना लेके आते हैं, घर में चुन्ना पोतते हैं, ठीक है। जब हम चूने को मेरे भाई लेके जब हम पानी में डालते हैं तो वो खौलने लगता है, बुलबुला देने लगता है। यदि हम सूखा चूना या बिना बुझा चूना को यदि मार्केट से लेके आते हैं और उसको यदि हम बाल्टी में रख के मेरे भाई यदि हम पानी डालते हैं तो वो खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो इसी अभिक्रिया को मेरे भाई हम लिख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। लिखना, इसके उदाहरण को लिखना आप लोग, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड,
इसको हम कहते हैं बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना, ठीक है। क्विक लाइम, इसको हम कहते हैं क्या मेरे भाई, क्विक लाइम, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें पानी डालते हैं, हम घर पे लाके इसको क्या करते हैं, पानी डालते हैं। जैसे ही हम पानी डालते हैं हमारे पास बन के तैयार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना, इसको हम कहते हैं बूझा हुआ चूना, ठीक है। देखो जब हम बिना बूझा चूना को पानी मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, बूझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से सीखो, ये वाला चूना का उपयोग हम करते कहाँ हैं, दीवार की पुताई में इसका उपयोग करते हैं, जो पान उन खाते हैं उसमें चूना लगाते हैं ना, तो उसमें देखो मेरे भाई ये बूझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। ये वाला यदि चूना आप उपयोग करोगे पान खाने में तो मेरे भाई आपका ओठ ही जल जाएगा, लेकिन ये वाला अगर चूना आप पान खाने में यूज करोगे तो मेरे भाई आपका ओठ नहीं जलेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये मेरे भाई क्या है, बूझा हुआ चूना, ये क्या है, बिना बूझा हुआ चूना। याद रखना ट्रिक में इसकी ये है मेरे भाई कि बूझा हुआ चूना मेरे भाई क्या होगा, पानी होगा, पानी का मतलब हाइड्रोजन होगा, और बिना बूझा हुआ चूना मेरे भाई पानी नहीं होगा। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो इसको मेरे भाई आप नोट बना के लिख लो, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से, किससे, जल से मिलाते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से मिलाते हैं तो एकल उत्पाद, एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण होता है, ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग लगाना मेरे भाई, कोयले का दहन। आपसे पूछा जाता है बार बार, ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। लिखना कोयले का दहन, इसको कहते हैं प्रक्रिया को कोयले का दहन, ठीक है। ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। कार्बन कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होती है, ठीक है। दोनों को मिला दिए, हमारे पास बन गया क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सी अभिक्रिया है, ए है बी है, दोनों को मिला के क्या बना दिए, ए बी बना दिए। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी मेरे भाई, संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, एक और लिख लीजिए, मैग्नीशियम, एनसीईआरटी का, ये तीनों एग्जांपल मेरे भाई एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। आप ये निश्चिंत रहना मेरे भाई कि आपसे एग्जाम में इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखो आपके बुक में मेरे भाई पहला नाम मेरे भाई इसी का दिया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मेरे भाई क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसको संतुलित कर देते हैं, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम में कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई 2 मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को 2 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, टोटल मेरे भाई इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, परमाणुओं की संख्या हो गई। तो ये मेरे भाई हो गया क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। इतना मेरे भाई यदि आप लोग सीख लेते हो ना, यकीन मानो मेरे भाई इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अभिक्रिया मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में मेरे भाई अक्सर करके आप देखोगे तो उष्मा निकलेगी, आपको गर्मी निकलेगी। जैसे देखो यहाँ पे उष्मा निकलती है कि नहीं, अरे मेरे भाई चुन्ना को लेके पानी में डाल दो, उसमें देखो बुलबुला आने लगेगा, उष्मा एकदम जल जाएगा हाथ आपका।
कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम मुंह से छोड़ते हैं मेरे भाई तो उसमें भाप होती है, उष्मा होती है, आपने देखा ही होगा, हाँ या ना। और ये भी मेरे भाई क्या होती है, जब इसको मेरे भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई तीनों में उष्मा की जरूरत पड़ी है, तो इसलिए मैं लिखवा दिया हूं कि संयोजन अभिक्रिया अक्सर उष्मा क्षेपी होती है, यानी गर्मी देती है, ठीक है। और ये हमारे दैनिक जीवन में होती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप लोग लिख लो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस होगी, ठीक है। हाँ, इसको भी आप लिख लो मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड, ये ठोस अवस्था में होती है। और जो हमारा पानी होता है मेरे भाई लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है मेरे भाई ये एक्वा होता है, मतलब जल में घुला हुआ होता है। एक्यू का मतलब होता है जल में घुला हुआ, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। एक्यू का मतलब होता है मेरे भाई, लिख लेना आप लोग, जल में घुला हुआ, ठीक है। एक्यू का मतलब होता है जल में घुला हुआ, ठीक है। हाँ, एक्यू का मतलब होता है जल में घुला हुआ। डेल्टा का मतलब होता है कि उष्मा, क्या दे रहे हैं मेरे भाई, उष्मा देने पर, ठीक है। तो ये दो चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, बाकी मैं बहुत सारे आपको ट्रिक लिखवा चुका हूं पहले, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगले चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगला हेडिंग आप लोग लगाइए, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन, या इसी को हम कहते हैं अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। डिसकॉम्बिनेशन, ठीक, क्या कहते हैं, डिसकंपोजिशन, डिसकंपोजिशन रिएक्शन, टूट जाना, मतलब कोई यौगिक है टूट गया A प्लस बी में, यह संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपघटित होकर मेरे भाई दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को मेरे भाई पूर्ण करने के लिए या तो उष्मा की जरूरत होती है, या तो प्रकाश की जरूरत होती है, या तो विद्युत धारा की जरूरत होती है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया मेरे भाई जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक बार यदि ये बदल गई तो दोबारा आप इसको वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है। पहले आप ये सीख लीजिए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, पहले आप इसको सीख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि बार बार आपको पुनरावर्तित हो जानी, मतलब जैसे कि ये ए है, ये बी है, मिल के क्या बना दिए, ए बी बना दिए, वापस से आप इसको ए प्लस बी बना सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ होती है, इससे आप वो भी बना सकते हो, उससे ये ए बी बना सकते हो, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है कि जैसे ये ए हो गया कोई तत्व या यौगिक, ये बी हो गया, एक ही बार बने, हमारे उत्पाद का निर्माण सिर्फ एक ही बार हो, वो मेरे भाई क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये दोनों फर्क होता है, जो दोनों तरफ होती है उत्क्रमणीय, जो एक तरफ होती है अनुत्क्रमणीय। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, ये एक ही बार होगी, ठीक है। तो लिखिए मेरे भाई आप लोग मेरे संग, लिखिए, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक अभिकारक, ठीक है, अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का या पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, पदार्थ में मेरे भाई तत्व भी आ सकते हैं, यौगिक भी आ सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना मेरे भाई, ये अभिक्रिया
ये अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है। मतलब ये तीनों चाहिए ही चाहिए। वियोजन अभिक्रिया के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, चाहे आप ऊष्मा की आवश्यकता ले ले, चाहे आप प्रकाश की आवश्यकता ले ले, चाहे आप विद्युत धारा की आवश्यकता ले ले, तीनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए, अन्यथा मेरे भाई वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा की सहायता से पूर्ण होती है, ठीक है। इसलिए ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक बार बनने के बाद मेरे भाई दोबारा इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। अरे यस या नो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? एक बार ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा की सहायता से पूर्ण होती है। इसलिए ये अभिक्रिया क्या होती है मेरे भाई? अनुत्क्रमणीय होती है, यानी एक ही बार परिवर्तित होती है। यहाँ पे आप ट्रिक लिख लेना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे सिखाता हूँ, पहले आप इसको सीख लीजिए, ठीक है। लिखना नहीं है आपको, आप यहाँ पे मत लिखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, यस या नो? अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मेरे भाई ध्यान से सीखना आप लोग, ठीक है। यदि हम इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया मेरे भाई यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, CO2 से करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है, प्लस H2O प्राप्त होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि इसकी अभिक्रिया यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट या H2O प्राप्त होता है। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं संगमरमर कहते हैं, ठीक है, संगमरमर, ठीक है। अगर मेरे भाई इसकी अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन से करते हैं, Cl2 से करते हैं, तो इसके बाद हमारा जो निर्माण होता है उत्पाद कैल्शियम हाइपोक्लोराइड निर्माण होता है, ठीक है। साथ में मेरे भाई क्या होता है? H2, साथ में मेरे भाई कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है, और यही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? विरंजक चूर्ण कहते हैं, जो पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। इसको मेरे भाई यदि हम गर्म करेंगे तो वापस हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको यदि हम गर्म करेंगे तो वापस इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं, ठीक है। केमिस्ट्री है, थोड़ा थोड़ा यदि आप सीखोगे तब तो आप समझोगे, ठीक है। मेरा मकसद ये है मेरे भाई कि मैं आपको उतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं कि आपका एक भी नंबर एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो मेरे भाई, ध्यान से सीखो। इसका उदाहरण आप लोग लिखिए, सिंपल सा उदाहरण लिखिए कि यदि हम संगमरमर को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हम संगमरमर कहते हैं, ठीक है। यदि इस संगमरमर को यदि हम उष्मा देंगे, इस संगमरमर को बेचारे को हम क्या कर दिए मेरे भाई? उष्मा दे दिए, ठीक है। उष्मा को हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये मेरे भाई ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ये टूट जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, या इसको आप कह सकते हो लाइम वाटर। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? लाइम वाटर। और ये आपको बताया हो मेरे भाई क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। ये क्या है मेरे भाई? बिना बुझा चूना, ठीक है। और ये क्या है मेरे भाई? लाइम वाटर। इस प्रक्रिया से मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम बिना बुझे हुए चूने को क्या करते हैं? फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि मेरे भाई यदि हम गर्म करते हैं तो क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या होती है? प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सीमेंट बनाने में करते हैं। तो ये भी पॉइंट मेरे भाई आप लोग लिख लेना, ठीक है। ऐसे आप लोग नोट बनाना, ठीक है, लिखना। इस प्रक्रिया का उपयोग ठीक है सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। सीमेंट बनाने में
किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको आप लिख लो मेरे भाई। ठीक है, एक बार यदि आप लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आएगा कि मेरे भाई कैसे आपको लिखना है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी जाती है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी जाती है या गर्म की जाती है, उष्मा दी, जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा, कैल्शियम ऑक्साइड तथा किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है, कार्बन डाई ऑक्साइड में विघटित हो जाती है या अपघटित हो जाती है। अपघटन शब्द है तो यहां पे लिख देते हैं अपघटित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। मेरी तरफ से मेरे भाई एक गलती मेरे तरफ से हो गई। ठीक है, आप इसको जरूर सुधारने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे भाई, आपको एक लाइन में छोड़ दिया हूं। ठीक है, मैंने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया हूं कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। ये तीन प्रकार के मेरे भाई अभिक्रिया होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही आपको बताया। वो मैं लाइन यहाँ पे क्या करना, लिखना भूल गया हूं। ठीक है, तो जो मैं ये एग्जाम्पल आपको बताया हूं ना मेरे भाई, ये किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई, पहला एग्जाम्पल है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, किसका है मेरे भाई, ऊष्मीय वियोजन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो यहाँ पे उष्मा दिया हूं ना, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है मेरे भाई, ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है। तो आप लोग एक लाइन बना देना यहाँ पे और लिख लेना मेरे भाई कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। ठीक है, चलिए देखिए, ऊष्मीय वियोजन का मेरे भाई एक दो और एग्जाम्पल है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको उष्मा प्रदान की जाती है, जब लेड नाइट्रेट, इसको हम कहते हैं Pb को कहते हैं लेड, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को, ठीक है, जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये तीन चीज हमारे पास बनता है। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, तो लिखिए, इसको हम क्या कहेंगे, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। ये देखो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ये किस कलर का होता है मेरे भाई, भूरा रंग का होता है। कौन सी अवस्था में होता है मेरे भाई, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में होता है मेरे भाई, गैसीय अवस्था में होता है। तो ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन का एक और एग्जांपल है मेरे भाई जो आपसे एग्जाम में बार बार आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का हमने पीछे बताया, ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई आपका ये एग्जांपल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन का ये वाला आपसे पूछा जाता है मेरे भाई कि जब फेरिक सल्फेट को FeSO4 को मेरे भाई जब गर्म किया जाता है, जब इसमें उष्मा प्रदान की जाती है तो क्या बनता है मेरे भाई, तो बनता है मेरे भाई फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, Fe2O3 बनता है, प्लस यहाँ पे मेरे भाई दो गैस मुक्त होती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, देखिए ये भी मेरे भाई किस रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। ये भी क्या होती है मेरे भाई, गैस के रूप में होती है। ये किस में होती है, सॉलिड रूप में। ये किस में होती है, सॉलिड में। आपको तो आप इसको ऐसे लिखना मेरे भाई, जब फेरिक, ऐसे लिखना, फेरिक सल्फेट, जब फेरिक सल्फेट को उष्मा प्रदान की जाती है, उष्मा प्रदान की जाती है,
तो क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, अलग अलग रूप में दिखाई देने लगता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ये दोनों गैस मेरे भाई उड़ जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, बदल जाता है, और हमें क्या क्या प्राप्त होता है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, प्लस सल्फर ऑक्साइड, नाम महत्वपूर्ण है मेरे भाई, याद रखना आप लोग, ठीक है, SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, SO3 प्राप्त होती है, ठीक है, SO3 वियोजित हो जाती है, ठीक है, ऐसे लिख देना, वियोजित हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? वियोजित हो जाती है, और ये दोनों गैस मेरे भाई मुक्त हो जाती है, और शेष अवस्था में मेरे भाई क्या बचता है हमारे पास? फेरिक ऑक्साइड हमारे पास बच जाता है। ये दोनों गैस मेरे भाई क्या होती है? मुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, और हमारे पास सिर्फ बचता है Fe2O3, जो कि आपको क्रिस्टल में मेरे भाई जो रंग आपको दिखाई दे रहा था वही रंग है हमारे फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मेरे भाई हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया? उसमें वियोजन का हमारे पास तीनों एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हम वियोजन अभिक्रिया में मेरे भाई उसमें वियोजन पढ़ रहे हैं, पहला नंबर का पढ़ रहे हैं हम लोग उसमें वियोजन। ठीक है, अब लगाइए हेडिंग मेरे भाई प्रकाश वियोजन। ठीक है, अगला हेडिंग आप लोग लगाइए प्रकाश अपघटन। लिखिए वियोजन अभिक्रिया की दूसरी हेडिंग आप लोग लगाइएगा प्रकाश अपघटन। ठीक है, प्रकाश अपघटन। ठीक है, ये मैं वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी कौन सी पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। वियोजन में हमने पहला क्या पढ़ लिया मेरे भाई? उसमें वियोजन हमने क्या किया? अभी हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? प्रकाश अपघटन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वियोजन अभिक्रिया में एक पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखिए प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। ठीक है, लिखना जब किसी वियोजन अभिक्रिया में, जब किसी वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को अपघटित होने के लिए, अपघटित होने के लिए मतलब टूटने के लिए, अपघटित होने के लिए, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो वह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। पड़ती है तो वह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना AgCl, ये चांदी का यक्ष है, तोड़ दो इसको, किसमें? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में इसको आप तोड़ दो, Ag+Cl2, ये टूट जाएगा। ठीक है, इधर क्लोरीन कितना है? 2, इधर क्लोरीन कितना है? 1, कितने का गुणा करेंगे मेरे भाई? 2 का। इधर कितना हो गया? 2 सिल्वर, इधर कितना हो गया मेरे भाई? 2 सिल्वर। आप यहाँ पे कुछ विशेष ट्रिक लिख दीजिए। ठीक है, देखो Ag मतलब सिल्वर इसको कहते हैं, सिल्वर का मतलब हो गया चांदी। परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? 47। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। परमाणु भार 98, लगभग 98। ठीक है, इस Ag सिल्वर से मेरे भाई कई सारी आपके यौगिक बनते हैं जो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। जैसे देखो हमने क्या सीखा है मेरे भाई? AgCl, ये क्या हमारे पास बना है? AgCl। AgCl का उपयोग कहां करते हैं? ये चांदी का अयस्क है। ये किसका अयस्क है मेरे भाई? चांदी का अयस्क है, मतलब इसी से हमारी चांदी बनती है। ठीक है, आप चांदी के बारे में लिख देना मेरे भाई
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे ज्यादा यदि करंट कहीं प्रवाहित होगा तो मेरे भाई वो चांदी में प्रवाहित होगा। ठीक है, देखो एक होता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, एक होता है हमारे पास AgBr, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहते हैं फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब अगर खुद से हम बारिश करना चाहते हैं तो मेरे भाई हम सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पास बारिश होने लगती है। ऐसे मेरे भाई विदेशों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा का। इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसलिए कोई इसका उपयोग नहीं करता है। इसके बाद आता है मेरे भाई सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसे हम कहते हैं लूनर कास्टिक। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? लूनर कास्टिक कहते हैं। ये 4 ट्रिक मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। अच्छा, लूनर कास्टिक का उपयोग कहाँ करते हैं? मतदाता की स्याही में, मतदाता की स्याही में, ठीक है, मतदाता की स्याही में। जब आप वोट मारने जाते हो मेरे भाई, आप तो वोट मारने नहीं जाते हो, लेकिन जो वोट मार के आता है उसको आप एक बार अपने उसके निशान को आप मिटाने की कोशिश कीजिएगा, वो नहीं मिटेगा। उसको मिटाने के लिए 5 से 6 दिन लग जाएगा। ठीक है, ये किस कारण होता है? लूनर कास्टिक के द्वारा होता है। तो वो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। ठीक है, हाँ, इसको आप लिख लीजिए। ये हमारा क्या है? ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, इसको आप लिख लो, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है? ये चांदी का अयस्क है। ठीक है, ये चांदी का अयस्क है, इसी से चांदी हमारी बनती है। ठीक है, इसको हम हार्न सिल्वर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है मेरे भाई, क्या कहते हैं इसको? हम हार्न सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक और रिएक्शन में आपको दिखाता हूं मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं AgBr, AgBr, इसको हम क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में, इसको भी हम क्या करते हैं मेरे भाई? सूर्य के प्रकाश में इसको अपघटित करते हैं। तो Ag बेचारा अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, और Br पे कितना लग जाएगा मेरे भाई? 2 लग जाएगा। ठीक है, AgBr। ब्रोमाइड कितना है मेरे भाई? 2 है। यहां कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 2 का क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इधर भी 2, इधर भी 2। Ag यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे Ag कितना है? 2। तो यहाँ पे मेरे भाई कितने का गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में। ठीक है, तो लगाइए मेरे भाई तीसरा हेडिंग, विद्युत अपघटन। वियोजन अभिक्रिया की तीसरी हेडिंग, विद्युत अपघटन। ठीक है, चलिए देखिए, में उष्मीय वियोजन हमने पढ़ लिया, प्रकाश अपघटन पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो लगाना हेडिंग मेरे भाई, तीसरा हेडिंग, विद्युत अपघटन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है अपघटित होना। अरे हाँ या ना? बोलोगे हाँ भैया। तो जब विद्युत धारा की उपस्थिति में मेरे भाई जब कोई वियोजन अभिक्रिया हो तो वो मेरे भाई कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, लिखिए, जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया, इसके ट्रिक में लिखवा दिया हूं आगे है। ठीक है, जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया, जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जब भी कोई वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आसान है, यस या नो? बोलोगे हाँ भैया। एक एग्जांपल लिख लेना। इसका ट्रिक क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये A है, ठीक है, ये AB एक यौगिक है, ये टूट गया A+B में, किसकी सहायता से? विद्युत धारा की सहायता से। ठीक है, लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल में। लिखिए, जैसे में हमारे पास क्या हो गया? जल हो गया। इस जल में करंट लगा दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, जल है, जल में करंट प्रवाहित कर दीजिए। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां कितना ऑक्सीजन है? 2 है। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1।
दो बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2 ऑक्सीजन यहां भी, 2 ऑक्सीजन यहां भी। हाइड्रोजन कहता है भैया हम यहाँ 4 हो गए तो यहां भी हमको कितना कर दीजिए, 4 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 था। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, नमक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। नमक के घोल में, सूखा नमक रहेगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन नमक के घोल में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 1 है। अरे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको गुणा करने के लिए, 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गए। सोडियम यहाँ पे मेरे भाई 2 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, इसलिए हम यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, 2 का करेंगे। तब मेरे भाई ये दोनों मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यहाँ भी सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2, किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या हो गए, विघटित हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये मेरे भाई कौन सा अपघटन कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों होती है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों होती है। लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, ठीक है, स्टार बना लेना इसको भी, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों होती है, मतलब उल्टा क्यों होती है। संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों होती है, ठीक है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आप इसका उत्तर बता सकते हो। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से विपरीत क्यों होती है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखो, सीखने की कोशिश करो। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई कि एक तत्व या यौगिक या पदार्थ, एक पदार्थ दो पदार्थ दोनों को मिला के हम एक यौगिक बना देते हैं, यस या नो। और ठीक इसका उल्टा होता है, ए बी से हम तोड़ के ए प्लस बी बना सकते हैं, किसकी किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा देके, उष्मा देके, प्रकाश देके, हाँ या ना। तो इसका मेरे भाई क्या हो गया, ठीक उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो लिखिए आप लोग, लिखिए इसका उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, पहले आप सुन लीजिए फिर लिखिए। वियोजन अभिक्रिया अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, लेकिन वही ठीक संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक कारक यदि मिलकर संयोग कर एक नए उत्पाद की संरचना करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, एक अलग होते हैं। देखो यहाँ पे अलग है कि नहीं है, इसी का मेरे भाई ठीक उल्टा करके लिखा हूं। अरे हाँ या ना, अरे ए प्लस बी यहां चला गया, ए बी यहां चला गया, तो इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज हमें क्या करनी है, अपने भाषा में लिखनी है, ठीक है। लिखिए, वियोजन अभिक्रिया विघटित होकर, वियोजन अभिक्रिया विघटित होकर, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया विघटित होकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, पदार्थों में टूट जाती है, टूट जाती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होती है मेरे भाई, टूट जाती है, टूट गई है यहां पे। लेकिन ठीक इसके विपरीत, लेकिन संयोजन अभिक्रिया, लेकिन संयोजन अभिक्रिया लिखना, संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारकों, अभिकारक लिखना है यहां पे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से मिलकर, अभिकारकों से मिलकर, मिलकर यानी इसी को हम कहते हैं, रसायन विज्ञान में कहते हैं इसको संयोग करके, संयोग करके, ठीक है, एक नए उत्पाद की निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए यह दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं,
यह दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरे भाई? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे भाई, मैं चाहता तो एक ही बार क्वेश्चन लिख के ऐसे में कलम चला देता, लेकिन मैं वैसा कभी नहीं करने जाऊंगा। आप मेरे कोई भी वीडियो जाके देखना, मैं हमेशा मेरे भाई आपको लिख के समझाता हूं। ऐसा क्यों मैं करता हूं आप लोग के लिए? देखो, इसके पीछे एक साइंस है। ठीक है, जब आप चीजों को देखते हो, सुनते हो, जब आप खुद से लिखते हो, तो वो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहती हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी क्लास की होगी, लेकिन आप उससे और इस क्लास से फर्क देखिएगा मेरे भाई। जब मैं आपको ये चीज लिखवाऊंगा तो ये चीज आपको समझ में आएगी, एक एक चीज को बताते हुए आपको लिखवाऊंगा, तो आपके दिमाग में मेरे भाई वो हमेशा के लिए चीज हो जाती है। समझ में आ रही है बात को? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाती है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए यह दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी हम लिख लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आप लोग एक ट्रिक लिख लीजिए। ठीक है, H2O के बारे में। जैसे देखिए, एक ट्रिक लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए H2O क्या है। H2O एक यौगिक है। ठीक है, इसमें आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, H2O की जगह कोई और भी यौगिक हो सकता है, कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे में देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें परमाणुओं का अनुपात क्या है, परमाणुओं का अनुपात क्या है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन यहां पे ये पूछ सकता हूं कि परमाणु भारों का अनुपात क्या है, परमाणु भार का अनुपात क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं कि परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि तत्वों की कितनी संख्या है, तत्वों की कितनी संख्या है। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि परमाणु भार कितना है इसका, परमाणु भार, या इसको हम कह सकते हैं अणु भार कितना है। ठीक है, अणु भार कितना है, अणु भार कितना है। ठीक है, बात समझ में? इसका क्या है मेरे भाई, अणु भार कितना है। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इसका क्वथनांक कितना है, मैं आपसे पूछ सकता हूं इसका क्वथनांक कितना है। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इसका हिमांक कितना है। ये आपसे इतना क्वेश्चन मेरे भाई, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये कंसेप्ट आप सीख लोगे ना, तो हमेशा मेरे भाई जिंदगी में कोई भी यदि यौगिक होगा, आप उसके सारे ढांचा को आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो देखो, परमाणुओं का अनुपात कितना मेरे भाई, यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 परमाणु, तो परमाणु का अनुपात कितना हो गया मेरे भाई, 2:1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए 2:1। परमाणु भार का अनुपात, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, 1। कितना है, 2 है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यस या नो? तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 परमाणु का कितना परमाणु भार होगा मेरे भाई, 2 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। दोनों को काट दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 से दोनों में भाग चला जाएगा, 2 से हम दोनों में क्या कर दिए, काट दिए, तो एक अनुपात क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, परमाणु की कुल संख्या कितनी है, देखो यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु है, तो 2 और 1 जोड़ के कितना हो गया मेरे भाई, टोटल 3 परमाणु है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तत्वों की कितनी संख्या है, 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो तत्वों की कितनी संख्या हो गई, 2 हो गए। अणु भार कितने हैं, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, 1। कितना हाइड्रोजन है मेरे भाई, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का अणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई, 16। कितना ऑक्सीजन है, 1, जोड़ 2, 16 कम 16, 16 2 कितना हो गया मेरे भाई, 18। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो पानी मेरे भाई, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वह ताप जिस पर पानी खौल जाए, तो पानी मेरे भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौल जाता है। ठीक है, या इसी को कह सकते हो 373 केल्विन, या इसी को कह सकते हो मेरे भाई 80 डिग्री आर, या इसी को कह सकते हो मेरे भाई, इसी को मेरे भाई आप लोग कह सकते हो, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी मेरे भाई क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है,
ये इसका हिमांक बिंदु कहलाता है, या इसी को आप कह सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कह सकते हैं 273 केल्विन कहते हैं, या इसी को 0 डिग्री आर कहते हैं, या आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। ये सबका मान मेरे भाई बराबर होता है, और इन सब का मान मेरे भाई क्या होता है, बराबर होता है। ऊपर वाला मान नीचे वाला मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को या 373 केल्विन को या 80 डिग्री रेडान को या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सब आपस में बराबर होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बन जाता है, 273 केल्विन, 0 डिग्री रेडान और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत बार होता है, इसलिए हम एक ही जगह आपको क्या कर दिए, लिखवा दिए। ठीक है, इसके बाद की मेरे भाई जो भी अभिक्रिया है, जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन, उष्माक्षेपी, फिर उष्माशोषी। ठीक है, आपसे बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन में कंफ्यूजन होता है। तो ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक है, रेडॉक्स, 1 2 3 4 5 6 अभिक्रिया को हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को कैसी क्लास लगी मुझे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना। जय हिंद।